आज पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है जिसे हम कोरोना कहते हैं। कोरोना काल में तरह तरह की मुसीबतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं और ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती हैं। एक तो महामारी का डर कि कहीं बीमारी ना हो जाए, और बीमारी भी ऐसी जिसके बारे में मेडिकल साइंस को ज़्यादा पता नहीं है, जिसमें पूरी की पूरी अनिश्चितता है, जिसका बीमारी के लक्षण अलग अलग हैं, बीमारी की टेस्टिंग एक है, परंतु बीमारी के इलाज के बारे में भी अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि उसका बिहेवियर अलग अलग है। ऐसी अनिश्चितता भरी भयंकर बीमारी में सबका तनाव से गुजरना पॉसिबल हो ही जाता है, और क्यों भी ना हो। इसलिए जहां एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ यदि आप देखें तो लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन में लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, अपनी जॉब पे जा नहीं पा रहे हैं, अपने काम धंधे पे जा नहीं पा रहे हैं, जीविका के साधन उनके कम हुए हैं, जिसके कारण यदि हम देखें तो वो भी एक तनाव करता है। और इसी तरह से हम समाज से कटे हैं। हमारा आपस में मिलना जुलना, परिवार का आपस में मिलना जुलना निश्चित तौर पर इन दिनों में कम हुआ है। ये सभी चीज़ें हमारे अंदर तनाव को बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि तनाव है क्या। स्ट्रेस इज़ ए रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ ए चेंज। और चेंज आज बड़ा महत्वपूर्ण है और एक बड़ा चेंज है। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, वो परिवर्तन के प्रति हमारा रिएक्शन या हमारा रिस्पॉन्स है। ये हमारा फिजिकल यानी शारीरिक और इमोशनल यानी भावनात्मक रिस्पॉन्स है ऐसी सिचुएशंस के प्रति जिनको हम नया मानते हैं, जिनको हम भयावह मानते हैं, जिनको हम कंफ्यूजिंग मानते हैं, और जो हमें एक्साइट भी करती हैं और हमें थकाती भी हैं। दोनों तरफ से यदि हम देखें तो निश्चित तौर पर आज का जो समय है वो तनाव देने वाला समय है, तनाव भरा समय है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। और जब एक्सटर्नल डिमांड्स बढ़ती हैं तो ये तनाव और भी बढ़ने लगता है। कई बार हमारे अंदर से, जैसे हमारी आशाएं ज़्यादा हों, हमारे भय ज़्यादा हों, हमारा विश्वास का सिस्टम स्ट्रांग ना हो, हमारी उम्मीदें ज़्यादा हों, तो निश्चित तौर पर हमें स्ट्रेस होता है। यानी जैसे कोई स्टूडेंट है, वो उम्मीद करता है 90% नंबरों की और अपनी काबिलियत से ज़्यादा उम्मीद करता है, तो वो तनाव से भरेगा ही भरेगा। इसलिए हमें अपनी आशाओं को अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ मैच करके देखना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए पहले हमें तनाव को समझना है, जिसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और दूसरी चीज़, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसे सब लोग महसूस करते हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले को है या आपको अकेले को है, ये सबको है और सबको सब रोज़ है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए स्ट्रेस को बीमारी ना समझ के एक अवस्था समझकर यदि हम आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा तनाव कम होगा। और स्ट्रेस थोड़ा सा हेल्दी भी है, और हेल्दी क्यों ना हो, उसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस हो तो हम उसे हाइपर स्ट्रेस कहते हैं। अगर तनाव का लेवल बिल्कुल कम हो तो हम उसे हाइपो स्ट्रेस कहते हैं। और हाइपर स्ट्रेस और यू स्ट्रेस के कर्व के बीच में एक ग्लो अप स्टेज होती है। यानी जब हम मध्य मार्ग चुनते हैं हाइपर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में, तो हम चमकने लगते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ए ग्लो अप स्टेज। और जब हाइपर स्ट्रेस और हाइपो स्ट्रेस के बीच के कर्व में हम होते हैं तो वो हमारी बर्नआउट स्टेज हो जाती है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, यू स्ट्रेस क्या है। हमने इन दिनों में अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से
लगभग हरियाणा के 20 टॉप साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक हेल्पलाइन भी शुरू की जिसे हमने नाम दिया सकून। सकून के माध्यम से अनेकों ऐसी प्रॉब्लम्स, अनेकों ऐसी लोगों की समस्याएं, अनेकों ऐसी लोगों की जिज्ञासाएं जिनका समाधान हमारे विश्वविद्यालय के साथ मिलकर मनोवैज्ञानिकों ने किया। और यदि हम स्ट्रेस को देखना चाहते हैं तो हमने भी एक चार्ट बनाया, जिस चार्ट में मैं इस फेसबुक लाइव के बाद आप सबको मेल कर दूंगा, आपके पेज पर डाल दूंगा, जिसमें आप अपने आप को अपने नंबर दे सकते हैं और अंततः आप उन नंबरों के हिसाब से जितने आपके कुछ सवाल हैं उनके जवाब यदि आप देंगे तो कुछ नंबर आप अपने अंक स्कोर करेंगे और उस अंकों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आप ज़्यादा तनाव में हैं, मध्यम तनाव में हैं या कम तनाव में हैं। इसलिए अपने इस तनाव को आंकना सबसे अति आवश्यक चीज़ है। और दूसरी, जिसे आज हम सब लोग जितने भी मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, जितनी भी युवा पीढ़ी है, आप छोटे से बच्चे से भी बात करो तो वो कहेगा आई एम इन ए बर्नआउट स्टेज। बर्नआउट को हमें समझना होगा कि बर्नआउट क्या है और क्यों होता है। ये हमारी मानसिक और शारीरिक अवस्था है और रिसर्च कहती है कि इसके 2 बड़े कारण हैं। एक, जहां काम करने में ब्यूरोक्रेटिक एटमॉस्फेयर हो, यानी जहां पर अफसरशाही हो और जहां लोग एक परिवार की तरह काम ना करते हों बल्कि टॉप और लो दोनों में फ़र्क हो, यानी ब्यूरोक्रेटिक एटमॉस्फेयर हो, तो ये हमें तनाव ज़्यादा होता है। और दूसरा, ओवरवर्क, यानी मान लो मेरी कैपेसिटी 8 घंटे की है तो मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, तो ओवरवर्क भी मुझे तनाव देता है क्योंकि वो मेरी बॉडी के जो सिकार्डियल रिदम है, जो मेरी बॉडी का रिदम है, जो मेरी बॉडी की क्लॉक है, उसको इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हमें ये देखना होगा कि हम अपना रूटीन एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें काम भी हो, जिसमें विश्राम भी हो और जिसमें हमारे सारे आयाम, इसी स्वास्थ्य के 4 आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो कहीं ना कहीं शरीर को ओवरवर्क करेंगे तो मानसिक से बैलेंस बिगड़ेगा, मानसिक को ज़्यादा करेंगे कहीं समाज से बिगड़ेंगे और कहीं ना कहीं अध्यात्म। इन चारों का मिश्रण, इन चारों का मेल, तब हमारी स्वास्थ्य की डेफिनेशन पूरी होती है। इसलिए हमें केवल फिज़िकल चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, हमें उतना ही ध्यान अपनी मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल चीज़ों पर देना है। और बर्नआउट की 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो स्ट्रेस अराउजल, यानी हम तनाव में बढ़ते हैं। दूसरा, फिर हम थकावट महसूस करते हैं तो अपनी एनर्जी को कंजर्व करने लगते हैं, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करने लगते हैं। और फिर जब ऊर्जा इकट्ठी करने से भी हमारा काम नहीं चलता तो एग्जॉशन, यानी हम थक जाते हैं। ये एक सीक्वेंस है जो एक बर्नआउट के लिए होती है और बर्नआउट से पहले ही सब चीज़ों को पहचानना अत्यंत अनिवार्य है, अन्यथा बर्नआउट से डिप्रेशन और सुसाइड में जाने में देरी नहीं लगती। इसलिए अपने तनाव को शुरू में पहचानना, उसको पहचानने के मैं कुछ लक्षण आपको बताता हूँ। यानी स्ट्रेस अराउजल क्या है, कब आपको लगेगा कि आप तनाव में हैं? जब आप छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं, इरिटेबिलिटी आपके अंदर ज़्यादा है, आप हमेशा थोड़ी सी एंग्जाइटी में रहते हैं, परसिस्टेंट एंग्जाइटी जिसे बोलते हैं, आपका बीच बीच में ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, आप अपने दांतों को ज़्यादा भींचते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ब्रक्सिज्म, आप अपने दांतों को भींचते हैं, आपको नींद पूरी नहीं आती, आप अपने कामों को भूलने लगते हैं, फॉरगेटफुलनेस, सुबह याद था 2 घंटे में काम में लग गए, इतने उसमें काम में चले गए कि आपको अपने काम, बाकी काम भी भूलने लगते हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, बीच बीच में से कोई रिदम मिस भी करने लगती है, आप कोई काम करना चाहते हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आपको बार बार सिर दर्द होने लगता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे अंदर तनाव बढ़ रहा है। यानी यदि आपको लगे कि आप इरिटेबल हो रहे हैं छोटी छोटी बात पर, आपको लगे कि आपका पैल्पिटेशन होता है, आपका दिल धड़कता है, आपको लगे आपको नींद नहीं आती, आपको लगे कि आपके हार्ट का रिदम कभी कभी बढ़ता है, आपको भूलने की
चीज़ें लगने लगती हैं, तो ऐसे में आप समझें कि आप स्ट्रेस अराउजल की स्टेट में हैं और इसे आपको आगे समझना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन में व्यक्ति क्या करता है, ये जो स्टेज 2 है इसकी, कि आदमी काम को देरी से पहुंचता है और देरी से करता है, काम को टालने लगता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है, और उसको 2 दिन की बजाय 3 दिन का वीकेंड चाहिए, यानी उसको लंबा अवकाश चाहिए। और जब उठता है सुबह सुबह तो टायर्डनेस है, बॉडी थकी थकी है, थकावट महसूस होती है। सुबह उठते ही आदमी को फ्रेश होना चाहिए, उसे लगता है कि थकावट से भरा है उसका, काम में लेट, जैसे मैंने कहा, पहुंचता है, दोस्तों से कम मिलना शुरू कर देता है, सोशल विड्रॉल हम इसे बोलते हैं। फिर सिनिकल एटीट्यूड, भड़कता है, जोर जोर से गुस्सा करता है, कॉफ़ी, चाय, इन चीज़ों को ज़्यादा पीने लगता है, कोका कोला ज़्यादा पीता है। ये सब चीज़ें बताती हैं। अल्कोहल भी ज़्यादा पीने लगता है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एपैथी डेवलप होने लगती है, यानी संवेदनहीन होने लगता है व्यक्ति। यदि ऐसा होने लगता है तो हम स्टेज 2 में स्ट्रेस की चले जाते हैं, और इसको भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, स्टेज 3 जो एग्जॉशन की स्टेज है, जो बर्नआउट पूरा हमें हो जाता है, उसमें व्यक्ति दुखी रहता है, सैड रहता है, उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, पेट में गैस बनने लगती है, फिजिकल फटीग, शारीरिक थकावट उसे महसूस होने लगती है, सिर दर्द होता है, अपने आप को समाज से बिल्कुल अलग कर लेता है, अपने परिवार से अलग कर लेता है, दोस्तों से अलग कर लेता है, उनको मिलने की इच्छा नहीं होती, और शायद कभी कभी उसका इस दुनिया को छोड़ने का भी मन करता है, आत्महत्या का भी मन करता है। ये बर्नआउट स्टेज है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब जो अनमैनेज स्ट्रेस है, उससे हमें क्या होता है, हमारा बिहेवियर एडिक्टिव होने लगता है, हमें इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हमारे रिश्ते, हमारे संबंध तार तार होने लगते हैं। और आजकल रिलेशनशिप्स, आप देखो, कहीं ना कहीं रिश्ते टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार टूट रहा है, और उसके कारण हैं क्योंकि मैं बदला हूँ सबसे पहले, फिर मेरा परिवार बदला, समाज बदला, समाज के प्रति मेरी दृष्टि बदली। मैं कैसे बदला? क्योंकि मेरे अंदर एक ही भूख है, ऊपर ऊपर जाने की, अधिक अधिक पैसा कमाने की, यानी एक भौतिकवादी सोच ने हम सबको ग्रसित कर लिया। आप देखें, मैंने सुना कि एक दुकानदार मर रहा है, 4 उसके बेटे हैं, मरने को है बिल्कुल, और बीवी से पूछता है कि चारों बेटे कहाँ हैं? उसने कहा, देखो, बड़े वाला एक दाईं तरफ खड़ा है हाथ की तरफ, दूसरा बाएं हाथ की तरफ खड़ा है, तीसरा पैर की तरफ खड़ा है, चौथा दूसरे पैर की तरफ खड़ा है। तो वो एकदम उछलता है बेड से, मरने को है आदमी। कहता, फिर दुकान पे कौन गया? यानी मर रहा है, फिर भी चिंता दुकान की है। ये जो भौतिकवादी हमारी सोच है, ये निश्चित तौर पर हमारे तनाव का कारण है, क्योंकि हमें जितना अपने खाने के लिए, जितना अपने पहनने के लिए, जितना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए चाहिए, वो हमारे पास भरपूर है, परंतु हम चाहते और है। नीड्स और लग्जरीज में हमें फ़र्क समझना पड़ेगा। नीड्स हमारी सबकी पूर्ण होती हैं, परंतु लग्जरीज का कोई अंत नहीं है। घड़ी 500 रुपये की भी आती है, 50 लाख रुपए की भी आती है। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं घड़ी का उपयोग समय देखने के लिए करना चाहता हूँ या दिखाने के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ। और जब जब मैं दिखावे में, यानी जब जब मैं अपने ऊपर मुखौटा लगाऊंगा, जब जब मैं अपने आप को दिखाने का प्रयास करूँगा, जब जब कोई आवरण अपने ऊपर डालने की कोशिश करूँगा, तो निश्चित तौर पर मेरे अंदर तनाव भरेगा। और यही एक भारतीय अध्यात्म की खूबी है कि भारतीय अध्यात्म ने हमेशा कहा, संतोष, जो संतोष शब्द है, इसे हमें समझना पड़ेगा तनाव रहित रहने के लिए। और जब हमारा स्ट्रेस अनमैनेज्ड होता है तो हमारे प्रोफेशन में भी उसका असर आने लगता है। अब आपको लगेगा कि तनाव है, पर तनाव के बारे में क्या किया जा सकता है? आप सुबह उठेंगे, बिल तो आएंगे ही, चाहे बिजली के बिल हों, चाहे टेलीफोन के बिल हों, काम पे तो जाना ही है। अच्छा मूड बना के जाएं, चाहे भरे मन से जाएं, बोझल मन से जाएं, परंतु काम तो करना ही है।
और आपकी जो परिवार की आपकी जिम्मेवारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, जो आपके समाज के प्रति उत्तरदायित्व हैं, वो सब भी रुकने वाले नहीं हैं। परंतु फिर भी इसका बेस्ट पार्ट तनाव का ये है कि आप अपने तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने तनाव को मैनेज कर सकते हैं। यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यू सी, मंजिल सबके लिए है। वो मंजिल ही क्या जो जल्दी तय हो जाए, वो राही क्या जो जल्दी थक कर बैठ जाए। आपकी मंजिलें बहुत ऊंची हैं, आप अपनी मंजिल पर जाना चाहते हैं, परंतु आपको मंजिल पर पहुंचना भी है और थकना भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, इसलिए अपने आप को मैनेज करके चलना है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट आखिरकार तनाव प्रबंधन है क्या? तनाव प्रबंधन है कि आप अपने लाइफस्टाइल का, यानी अपने जीने की पद्धति का, अपने थॉट्स का, अपने विचारों का और अपने भावों का, इमोशंस का, इन सब को चार्ज आपने लेना है। ये चार्ज कोई और नहीं ले सकता जीवन में। इस चार्ज को केवल हम ले सकते हैं। वी आर द ड्राइवर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। और जितना चार्ज हम अपने जीवन का लेंगे, यानी अपने लाइफस्टाइल को अगर नियमित करना है तो हमने करना है, सैर करनी, योगा करना, ये करना है तो हमने करना है, कोई और आके नहीं करेगा। ये कोई मजदूर आके या कोई पीएन आके नहीं कर सकता, ये हमें करना है। मेरे विचार कैसे हों, मेरे भाव कैसे हों। इसलिए गीता में बार बार कहा गया 3 तरह के व्यक्ति बनाए, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। यानी हमारे इमोशंस, हमारे विचार कैसे हों, सात्विक हैं या नहीं है, हमारे भाव सात्विक है कि नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैटर करता है। और जब जब हमारे विचार, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं, और जो हम बार बार करते हैं वो हमारी आदतें बनता है, और हमारी आदत से हमारा चरित्र बनता है, और जैसा हमारा चरित्र है वैसा हमारा भविष्य। बड़ी सीधी सी बात है। तो इसलिए इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हम अपने तनाव को, अपने जीवन को खुद चार्ज लें, खुद उसके ड्राइवर बने, और कैसे अपनी समस्याओं के साथ डील करें, ये हमें समझना होगा। स्ट्रेस हर एक का अलग अलग है, तनाव सबका अलग अलग है, तो इसलिए मैनेज करने का ढंग भी एक नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा तनाव अलग है तो मेरा इलाज भी अलग होगा, तनाव को मैनेज करने का ढंग भी अलग होगा। आपका तनाव अलग है तो आपका मैनेज करने का ढंग भी अलग होगा। There is no one solution and there is no one shoe which can fit every feet. So therefore, since it is, the shoe is different for everyone, the size is different for everyone, therefore we cannot have a tailor made solution. But stress management से हम healthier ways of managing stress, कि स्ट्रेस को मैनेज करने के अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं, ये सीख सकते हैं, ताकि हमारे शरीर पर उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कम हों, और ये हमारे निश्चित तौर पर तनाव को कम करने के उपाय हो सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या होता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ चेंजिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। या तो हम तनाव में जिस माहौल में रहते हैं उस वातावरण को बदल दें, और अक्सर इसको बदलना नामुमकिन होता है, मुमकिन ही नहीं होता, क्योंकि आज जैसे महामारी है तो महामारी तो रहेगी। एंड ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को बदलना है। वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस डिजीज। हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है। जैसे कोरोना से बचना है तो हाथों को धोना है, जूते चप्पल को बाहर उतारना है, अपने मास्क लगा कर रखना है, अपने दरवाजे खिड़कियों को खुले रखना है, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है, और साथ ही साथ अपने अकेलेपन को महसूस नहीं होने देना। ये अकेलापन नहीं है, अगर हम इसे ढंग से समझें तो ये परमात्मा ने हमें एकांत दिया है। हम इसे को इस ढंग से समझें कि क्या कभी पहले हमारे पास समय था अपने परिवार के साथ मिलने का, परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का, परिवार के साथ बातें करने का, टीवी देखने का। परंतु आज परमात्मा ने हमें एक अंधी दौड़ से निकालकर अपने घर में बिठाया। इसको यदि हम एकांत समझें, यानी हम इसको अपने अंदर झांकने का एक अवसर समझें, ताकि हम बाहर की दौड़ से अपने आप को बचा सकें,
परंतु अंदर के संसार में यदि हम अपने जाएंगे तो वहाँ पर सुकून ही सुकून है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ कोई दुख है ही नहीं। तो इसलिए हमें ये समझना है कि इस समय हम बीमारी से तो भाग नहीं सकते, बीमारी है, बीमारी अभी रहेगी, परंतु हमें अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, अपने आप को बदलना है। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारा स्ट्रेस भी चेंज होगा। हमें अपने रिएक्शन को, अपने रिस्पांस को बदलना है, क्योंकि हम सिचुएशन को, हम वातावरण को नहीं बदल सकते। और इसलिए हमें भागदौड़ की बजाय विश्राम की तरफ आना है। विश्राम में अकर्म नहीं करना, ऐसा नहीं कि हम अपने काम ही छोड़ दें, काम करें, बट काम और अपने जीवन का बैलेंस बनाकर, जैसे मैंने कहा कि अपनी सारे लाइफस्टाइल का एक बैलेंस, कि काम भी हो, आराम भी हो, और साथ साथ हम अपने आप को, अपने टैलेंट को शार्पन करें। ये एक ऐसा समय भगवान ने दिया है कि जब हम अपने अंदर की छुपी शक्तियों को, अपनी सुप्त शक्तियों को, अपनी दिव्यताओं को जागृत कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे मौके जीवन में कभी बार बार नहीं आते। और यदि हम ऐसा सोचकर इस बीमारी में रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस बीमारी को पास करना हमारे लिए आसान होगा। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि स्ट्रेस किन किन कारणों से होता है। एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा, वातावरण में मौसम, आवाज़, प्रदूषण आवाज़ का भी बहुत है, क्राउडिंग का, पोल्यूशन का, ट्रैफिक का, अनसेफ्टी का, क्राइम का, ये सब जो वातावरण है हमें भयभीत करता है, हमें आतंकित करता है, हमें तनाव में डालता है। कुछ सोशल स्ट्रेसेस होते हैं, सामाजिक, जैसे मान लो कि मेरे को डेडलाइन दे दी कि इस समय के अंदर काम पूरा करो, अदरवाइज यू आर फायर्ड। इट्स अ रॉन्ग टेक्निक। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आज सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ को नुकसान पहुंचा है तो वो हमारी इकोनॉमी को। परंतु क्या इकोनॉमी आवश्यक है आज हमें ये समझना, या जीवन आवश्यक है? बिलीव मी, 2020 उसका साल होगा जो इस साल में जिंदा रहेगा, जो अपने आप को बचा पाएगा। यदि हम होंगे तभी तो कुछ बनेंगे, हम ही ना रहे तो फिर क्या? तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, परंतु इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमें जूझना होगा, हमें निकलकर बाहर आना होगा। हिरोशिमा, नागासाकी सब कुछ ध्वस्त हो गए थे, परंतु 15 साल के अंदर दे बाउंस्ड बैक। हाउ? बिकॉज दे कुड रियलाइज इट एंड दे वर नॉट जस्ट अफ्रेड ऑफ इट। वन थिंग हैपेंड, नाउ लेट अस मूव अहेड। सो वो जो पॉलिसी है वो हमें बचाती है, अन्यथा हमें जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो तनाव देती हैं। जॉब के इंटरव्यूज़, आज जॉब्स लोगों की जा रही हैं, दोबारा इंटरव्यूज़ पे जाने देगा, ये स्ट्रेस करेगा। हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, जैसे मेरे को अब प्रेजेंटेशन देनी है, तो पहले से थोड़ा सा आदमी को स्ट्रेस होने लगेगा, आदमी चिड़चिड़ा होने लगेगा, थोड़ा सा अंदर हार्ट बीट बढ़ने लगेगा, परंतु उन चीज़ों से हमें निकलना है। जब हम समय कम और काम ज़्यादा लेते हैं तो हम तनाव में जाते हैं। फिर सोशल स्ट्रेसेस में डाइवोर्स आता है, कोई आपका अच्छा प्यारा मिलने वाला माँ या बाप में से, भाई या बहन में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी एक स्ट्रेसर है। और इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल जो हमारे बॉडी में, शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, यदि उनमें कोई इम्बैलेंस आ जाए, जैसे मिनार्की, जब मेंसेस लड़कियों में खास तौर पर शुरू होते हैं, या मीनोपॉज जब मेंसेस बंद होते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस बर्स्टर है। कोई बीमारी, जैसे मान लो मेरे को डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की हो, कोई और क्रॉनिक इलनेस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ये सब चीज़ें आपके अंदर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा करती हैं। एजिंग, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम उम्र छिपाने लगते हैं, अल्टीमेटली तो स्ट्रेस ही देगा ना। ऐसे ही कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको बच्चे को जन्म देना है, तो इट इज़ ए फिज़िकल स्ट्रेस। कोई एक्सीडेंट हो जाता है लाइफ में, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तब भी हमारे शरीर के अंदर तनाव बढ़ता है, फिजियोलॉजिकल तनाव बढ़ता है। हमारी डाइट पुअर है, न्यूट्रिशन पुअर है, तब हमारे अंदर तनाव बढ़ता है। हमारी स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं है, क्योंकि स्लीप एक ऐसी चीज़ है, नींद एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारी बॉडी रीजुविनेट करती है, रिक्यूपरेट करती है, यानी हमारे शरीर दोबारा से हमारे जितने भी सेल्स हैं डेड, उनको बदलती है।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे सोशल स्ट्रेसर हो, चाहे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर हो, चाहे हमारा थॉट प्रोसेस हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, ये सब हमारे स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। अब इसको बचाने के लिए क्या करें? सबसे पहली चीज़, वी मस्ट स्टार्ट ए स्ट्रेस जर्नल। एक डायरी लगाएं जिसमें हम लिखें कि क्या क्या चीज़ मेरे को तनाव देती है, कब कब देती है, कैसे कैसे देती है, और मेरे अंदर क्या क्या बदलाव उस समय आता है, वो सारा हम नोट करने लगे। जब हम नोट करने लगेंगे तो मेरी बात मानना, आधी चीज़ें तो तभी सॉल्व हो जाती है जब हम नोट करने लगते हैं। यानी आपने डाइटिंग करनी हो तो आप सबसे पहली चीज़ है कि जो खाओ वो लिख लो। आपको शाम तक खुद शर्म आने लगेगी कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो इसलिए ऐसे ही स्ट्रेस का है, तनाव का है, कि यदि आप लिखना शुरू करेंगे कि किस किस चीज़ ने आपको पूरे दिन में भयभीत किया, आतंकित किया, तनाव में रखा, डिप्रेशन में रखा, ये सब चीज़ें आप एक नोट करनी शुरू करें। अपना एक लॉग बुक, जैसे हम गाड़ी की बनाते हैं, ऐसे अपनी एक लॉग बुक बनानी शुरू करें स्ट्रेस के बारे में, तो आपको फ़र्क महसूस होने पड़ेगा। आप अपना ट्रू सोर्स ऑफ स्ट्रेस कैसे ढूंढें? आप अपनी आदतों को देखें, आप अपने एटीट्यूड को देखें, आप अपने बहानों को देखें। जब आप इन 3 चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, अपनी आदतों का, अपनी सोच का, जो आपके ख्याल आते हैं, और आपके बहानों का, तो बिलीव मी, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेस, एंड आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आपने एक बार जान लिया कि मेरा स्ट्रेस कब कब है, अब आप ये देखने का प्रयास करें कि मैं जब ये स्ट्रेस होता है तो उसको मैनेज कैसे करता हूँ, मेरी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, मेरी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, मेरी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ मेरे को मदद करती हैं या अनप्रोडक्टिव हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों की जो कोपिंग प्रॉब्लम्स हैं वो अनहेल्दी हैं। और अनहेल्दी क्या है? स्ट्रेस में है स्मोक करने लगेगा, स्ट्रेस में है ड्रिंक करने लगेंगे, स्ट्रेस में है तो अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेस में है तो टीवी ज़्यादा देखेंगे, स्ट्रेस में है तो बिस्तर पे लेटे रहेंगे, काम को टालने लगेंगे। यानी ये सारी चीज़ें हैं, ये अनहेल्दी वेज हैं स्ट्रेस को मैनेज करने का। अब हम कुछ ऐसे तरीके कि कौन से हेल्दी तरीके हों अपने तनाव को मैनेज करने के। सबसे पहली चीज़ कि हम एडमिट करें, वी मस्ट एडमिट कि स्ट्रेस इज देयर। वंस वी एडमिट देन वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। किसी भी चीज़ को फ्रंट से पकड़ना, होल्डिंग इट फ्रॉम द फ्रंट इज वेरी इंपॉर्टेंट to get the treatment for it. So diagnosis is very important before you get treated. Therefore stress को admit करना, learn to identify and loudly say that I am stressed। और stress के बारे में ये बहुत आवश्यक है, अन्यथा ज़्यादातर लोग अपने स्ट्रेस को छिपाने की कोशिश करते हैं। आप कहो तू स्ट्रेस में, ना ना मैं कहाँ स्ट्रेस में, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी चीज़, ब्रीथ इजीली। हमें कभी भी अपनी सांसों को तेज़ नहीं करना चाहिए। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी सांसें लिख दी जाती हैं, कितनी सांसें हैं। आप देखें ज़्यादा तेज़ सांस लेने वाले खरगोश, कुत्ता, इनकी लाइफ बहुत कम होती है। और जो स्लो सांस लेते हैं जैसे कछुआ है, दे लिव फॉर 100 मोर ईयर्स। तो इसलिए हमारी जो रेस्पिरेशन का रेट है वो कम करने का प्रयास करें। वी मस्ट ब्रीथ डीपली एंड सेकेंडली वी मस्ट ब्रीथ रिदमिकली। सो इसलिए हम अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को ठीक करें। ज़्यादातर आप लोग देखेंगे दे स्लम्बर डाउन इन द चेयर, ऐसे करके बैठ जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि डायफ्राम जो हमारा सांस लेने की प्रक्रिया है वो बदलती है। इसलिए इफ़ वी विल ब्रीथ ईजिली, आप अपनी नाभि पर हाथ रखें, लंबा सांस लें और फिर थोड़ा सा रोकें और फिर छोड़ें। ये सांस लेने की जो प्रक्रिया है, हमें बड़ी शांत भाव से सांस लेना है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर लोग हम हाँफते हैं, सांस लेने के यानी सांस लेने की ढंग की प्रक्रिया को ही नहीं जानते। हमें हमेशा अपने डायफ्राम से सांस लेना चाहिए, सीधे बैठे रहना चाहिए। जब हम ऐसे घुस के बैठते हैं कुर्सी में तो हमारा डायफ्राम की पोजीशन बदलती है, हम सांस पूरा नहीं ले सकते। और कोविड के समय में बिलीव मी, सबसे ज़्यादा यूज़फुल अगर कोई चीज़ है तो ईजीली ब्रीथ करना,
और लंबा लंबा ब्रीद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राणायाम सबसे आवश्यक है स्ट्रेस को कम करने के लिए भी, और कोविड तो एक ऐसी बीमारी है जिसको कम करने के लिए भी, ताकि ऑक्सीजन हमारे बिल्कुल लंग्स के आखिरी हिस्से तक पहुंचे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बी ए फाइटर। कभी भी ये ना सोचें मेरे को क्यों हुआ, मेरे को नहीं हुआ, सबको होता है, ऐसी फीलिंग लाए। वी आर नॉट ए विक्टिम ऑफ द स्ट्रेस, वी मस्ट बिकम ए वॉरियर टू द स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस को लड़ने की क्षमता पैदा करें, ना कि स्ट्रेस से दबकर बैठ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चाइनीज टेक्निक है जिसे हम कहते हैं चेक योर ची, यानी उसमें आप खड़े हों, आप अब भी मेरे साथ साथ प्रयास कर सकते हैं, आप अपनी जहां भी हैं वहां पर खड़े हों और अपने हाथ को आगे लाएं और थोड़ा सा घुटनों के बल मुड़ने का प्रयास करें, और फिर उसके बाद जैसे नीचे जाएंगे आप सांस लेंगे लंबा, एंड देन ओपन अप एंड ब्रिंग योर रेस्पिरेशन आउट। ये आपको बड़ी मदद करेगा टू थ्रो आउट द स्ट्रेस। दिस इज ए चाइनीज टेक्निक विच इज कॉल्ड क्यूंगोंग, यानी चीयोंग भी बोलते हैं। इट इज ए चाइनीज प्रैक्टिस विच इज वेरी वाइटल फॉर द फ्लो ऑफ एयर इन द बॉडी। तीसरी चीज़ कि डू सम मैथमेटिक्स, कि आप माइनर हैसल्स में हैं या आप ट्रू कैटास्ट्रॉफ में हैं। बहुत सारे स्केल्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर एल्किन का दिया एक स्केल है 1 to 10, वेयर बाय वी कैन फाइंड आउट। एंड बिलीव मी, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं बड़ी कम सी हैं, बड़ी थोड़ी सी हैं, बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती हैं, थोड़ी सी करेक्शन से ठीक हो जाती हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान देना होगा। आप अपने दांतों को पीसना, दांतों को भींचना ये बंद करें, क्योंकि सारे का सारा स्ट्रेस जॉ के नीचे इकट्ठा होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप अपने इंडेक्स फिंगर को यहाँ पर रखें जहाँ पर आपका ये जबड़े का जोड़ है, खोलें, दांत बंद करें और एक लंबा सांस लें और फिर छोड़ दें। आप देखेंगे स्ट्रेस निकल जाएगा। दिस इज़ ए वेरी गुड टेक्निक कि आप अपने स्ट्रेस को निकाल सकते हैं। आप देखें ज़्यादातर जो हमारा स्ट्रेस है वो दांतों में इकट्ठा होता है। जब स्ट्रेस होने लगता है हम दांत भींचने लगते हैं कि जैसे जान से मार दूंगा दूसरे को। तो ये जो दांत भींचने की प्रक्रिया है, ये हमें इसको रिलैक्स करना पड़ेगा, अपने आप को कम करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर हमें फ़ायदा होगा। और चौथी चीज़ मैं आपको बताऊं कि पेट को रखना, गाय आप घर में रखें, आप देखें गाय को सहलाकर कितना आनंद आएगा, कितना सुकून देगा, कितनी आपको मानसिक शांति देगा। आपके सारी पीड़ाएं, सारे पाप जब आप प्यार से हाथ फेरते हैं अपने किसी भी पेट पर, वो कोई कुत्ता भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी किसके प्रति लाइकिंग है, परंतु आप किसी भी पेट पर यदि आप प्यार से हाथ फेरेंगे तो आपको लगेगा। और पेट नहीं, आप बच्चों पर हाथ फेर कर देखें, सिर पर हाथ फेरें बच्चों के, आपको सुकून देगा। और आप अपनी माँ से अपने ऊपर हाथ फिरवाएं सिर के ऊपर, आपको तब भी सुकून मिलेगा। सो इट इज़ वेरी कूलिंग, वेरी, इट इनफैक्ट डिक्रीजेज योर ब्लड प्रेशर, और ये आपके स्ट्रेस को बहुत कम करता है। आप इसको अपना कर देखें। अगली चीज़, गेट हॉरिजेंटल। इफ सेक्स इज एट योर बॉटम ऑफ योर टू डू लिस्ट, देन मूव इट एट द टॉप, बिकॉज इससे एंडोर्फिन्स बॉडी में रिलीज होते हैं। I am not saying that you totally go into sex. Excess of everything is bad, but sex is equally important for the body because it releases endorphins, ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिनसे हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है। आप देखें, एंड यू सी इट शुड नॉट बी प्रोमिस्क्यूटी, यानी जगह जगह अलग अलग पार्टनर, ये सारी चीज़ें गलत हैं, बट विद वन पार्टनर ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी सूदिंग। और देन गूफ ऑफ, यानी आप कोई माउथ ऑर्गन बजा कर देखो, सीटी बजा कर देखो, बांसुरी बजा कर देखो, इट विल थ्रो आउट द स्ट्रेस, एंड वंस यू ट्राई इट, बिलीव मी, इट गिव्स सूदिंग। फिर विटामिन इनटेक आप अपने बढ़ा लो, जितने आप वाइटामिन की ज़रूरत है उससे 2 गुना वाइटामिन लो। दे आर इनफैक्ट स्ट्रेस बस्टर्स। और वाइटामिन में ख़ास तौर पर बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और मॉलिबेडनम, सेलेनियम, जिंक, आप कोई भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन चुनकर
डेली लेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी भोजन, हम कितना ही कह लें हरी सब्जियां, कितना ही कह लें फ्रूट्स, कितना ही कह लें दूध, आप सब जानते हैं कि हमें उसकी क्या क्वालिटी मिलती है। और अगर हम क्वालिटी के बारे में श्योर नहीं है तो वी मस्ट सप्लीमेंटेड। एंड मार्केट में बड़े सारे स्ट्रेस फार्मूलाज हैं, उनके ऊपर मत जाएं। सिंपल बी कॉम्प्लेक्स विद few amount of antioxidants is fair enough to fill up your daily needs. Humor is very important. हास्य is very important for stress. आप देखो पिछले दिनों में कितना स्टैंड अप कॉमेडीज का, कितना लाइव कॉमेडी शोज का प्रचलन बढ़ा है। किस लिए बढ़ा है? इसलिए बढ़ा कि हर कोई स्ट्रेस में है, मानवता तनाव में है, और वो तनाव बाहर फेंकने का एक तरीका है। और जितनी भी आप लाइट, आप किसी से पूछो क्यों देख रहा है, लाइट होने के लिए। लाइट होने का मतलब क्या है? लाइट होने का मतलब ये है कि मैं अपने स्ट्रेस को निकाल रहा हूँ। देन डू सम एक्सरसाइज। वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल एज ग्रुप्स। Believe me, when I was in my younger age group and I had lot of work to build up institutions, एक पीरियड आया 92 to 96 when कभी कभी मेरी एक हार्ट बीट इधर उधर होने लगी। देन आई वेंट टू द डॉक्टर। उसने मेरे को कहा कि आप एक डायज़ेपाम एल्प्रेक्स की गोली शाम को ले लिया करो। दैट्स फेयर इनफ। मैंने डॉक्टर के कहने पर शुरू कर दी। बट बिलीव मी, कब तक गोली ले आदमी? 3-4 महीने बाद मेरी वाइफ, क्योंकि बैडमिंटन खेलती थी, उसने रैकेट उठाया और उसने कहा मैं क्लब में खेलने जा रही हूँ, तुमने आना है तो आ जाना। ऑनेस्टली मेरे को बैडमिंटन नहीं आती थी, मैं क्रिकेट खेलना जानता था, पर मैंने कहा चलो वाइफ जा रही है, अकेली क्यों जाए, मैं चला जाऊँ। वहाँ पर जो और खेलने वाले थे वो मेरी वाइफ को तो खिला लें, मुझे ना खिलाएं, क्योंकि मेरी गेम अच्छी नहीं थी। बट बिलीव मी, आई वर्कड हार्ड एंड वंस आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन इन दैट एज, within a month all the tablets were gone. No Alprex, no diazepam, nothing doing, and it was perfect. And from that day onwards till now, almost 25 years down the line, मेरे को किसी टेबलेट को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, because I have maintained my exercise. Maybe it is cycling, maybe it is walking, maybe sometimes off and on. Now playing badminton, because age is telling upon, knees will become a problem, so I have avoided badminton, but I have chosen साइकिलिंग एंड वॉकिंग। एंड बिलीव मी, बिकॉज इसमें सांस, पूरी ऑक्सीजनेशन, इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हमारे यहाँ तो प्रभात वेला यानी सुबह के समय सारी चीज़ों के लिए कहा गया, क्योंकि सुबह के समय हमारा सबसे ज़्यादा हार्मोनल रिलीज होता है। एंड इफ़ दैट मैचेस विद योर एक्सरसाइज रूटीन, विद योर योगा रूटीन, विद योर वॉकिंग रूटीन, तो बिलीव मी इट विल बी ए स्ट्रेस बस्टर। ये आपको स्ट्रेस से फ्री करेगा। एंड अगली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जस्ट स्टार्ट सेइंग नो इफ़ यू आर ओवरबर्डन्ड। इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने ऊपर काम लेते चले जाते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमें कैपेसिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर मेरी कैपेसिटी ज़्यादा काम करने की है तो ज़्यादा करना चाहिए, कम करने की है तो मुझे ना करने की आदत अपने अंदर डालनी चाहिए। ज़्यादातर लोग, चाहे वो शर्म के बहाने, चाहे सबॉर्डिनेशन के बहाने, चाहे बॉस ने कहा इस बहाने, काम को ले लेते हैं, बट देन इट कॉजेज स्ट्रेस। पोलाइटली नो करने में कुछ नहीं जाता। वन कैन ऑलवेज से कि सर आज का मेरे पास काफ़ी काम है, मैं कल इसे, या मैं जब भी ठीक महसूस करूँगा मैं इसे कर दूंगा। एंड वर्क फ्रॉम होम, बिलीव मी, you don't have to say no also. You can do work at your own will. So you must know your limits and you must learn to say no. And the next thing which I want to share with you is kindness to others, serving others. दूसरों के प्रति संवेदना रखना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, दूसरों के प्रति समानुभूति रखना, अपने आप को किसी सेवा के कार्य में लगाना, ये सब तनाव को दूर करते हैं। जितनी खुशी आपको किसी भूखे को खाना खिलाकर आएगी, किसी प्यासे को पानी पिलाकर आएगी, वो शायद खुशी स्वयं पानी पीने या स्वयं खाना खाने से ना आए। जिस दिन भी आप कोई सेवा का कार्य करेंगे, बिलीव मी, यू विल बी ए प्राउड पर्सन दैट डे एंड देयर विल नॉट बी एनी। आई एम 57 ईयर्स ऑफ एज और मैंने ब्लड डोनेट किया 90 बार, क्योंकि 90 बार मेरे को खुशी मिलती है। इसलिए अपने आप को किसी अच्छे काम में लगाएं, सेवा के काम में लगाएं।
और हमारे यहाँ तो अनेकों उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने अनेकों सेवा के कार्य किए। एकनाथ जी कावड़ लेकर चले, आपने भी देखी कावड़ लाने की प्रथा, लोग गंगोत्री से पानी लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। वो राजस्थान से निकल रहे थे क्योंकि महाराष्ट्र के थे, तो रास्ते में एक गधा प्यासा था, उन्होंने अपना कावड़ का जल उस प्यासे गधे को देकर पिला दिया। सब लोग उन पर चिल्लाए कि कैसे ब्राह्मण हो तुमने तो भ्रष्ट कर दिया धर्म को। तो जब सब लोग उन पर चिल्लाए तो उन्होंने कहा कि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा धर्म कोई नहीं है। यदि जो शिवजी पर जल चढ़ाना था वो एक प्यासे को पिलाया तो शायद शिवजी मेरा भला करेंगे। और उसी समय शिवजी वहाँ से प्रकट हुए उस गधे के रूप में से ही, और वहाँ पर शिवलिंग आज तक है। ये भारत की परंपरा है। आप देखें कोविड के समय में अनेकों लोगों ने, चाहे लोग कितना ही कहें, मैंने सब जगह कितने जिलों में देखा है, इतने समाज सेवी लोगों ने सेवा की है, किसी को भूखा नहीं मरने दिया, किसी को प्यासा नहीं रहने दिया, पाँव की जूतियों तक जाकर लोगों ने दी हैं। चप्पल मैंने देखा, लोग हमारे गुड़गांव में कारों में लेकर घूमते थे कि कोई मजदूर जाता मिल जाए तो उसे चप्पल दे दें। हमारे यहाँ पर एक ये भारत की ही परंपरा है जहाँ पर सब कुछ धर्मार्थ लोग करते हैं। आप अदरवाइज यू गो टू एनी कंट्री, नथिंग इज़ फ्री देयर। हमारे यहाँ धर्मशाला भी हैं, धर्मार्थ अस्पताल भी हैं, प्याऊ भी हैं, लंगर भी हैं, सदाव्रत भी हैं, और हमारे यहाँ सब मंदिर, मठ, मस्जिद और इन गुरुद्वारों की परंपराएं हैं। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देना, और देने में जितना स्ट्रेस कम होता है, वी मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग, एंड बिलीव मी, आर्ट ऑफ गिविंग is the art of living and art of relieving yourself from the stress. Then as I said कि आप अपने पेपर पर एक तरफ स्ट्रेसर्स लिखो, एक तरफ लिखो कि जिनको आप बदल सकते हैं, एक तरफ आप लिखें जिनको आप नहीं बदल सकते। कुछ मेरी मजबूरियां हैं जिनको मैं नहीं बदल सकता, कुछ को मैं बदल सकता हूं। तो जिनमें बदलाव हम ला सकते हैं वो हमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपना प्लान बनाकर रखना चाहिए। वी मस्ट हैव ए प्लान फॉर ए डे, फॉर ए मंथ एंड फॉर ए ईयर, एंड दैट प्लान मस्ट हैव ए वीकेंड प्लान फॉर रिलैक्सिंग एंड ए हॉलीडे प्लान to go somewhere, relax, go on a beach, go on hills. It is really relaxing. और जब आपको स्ट्रेस आए तो आप दूसरे पर भड़कने की बजाय कुछ एनर्जी स्नैक्स अपने पास रख सकते हैं, बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सेरोटोनिन, एक तरह का हार्मोन होता है, एक तरह का केमिकल होता है बॉडी में जो स्ट्रेस को कम करता है। तो जब आपको लगे कि कोई गुस्सा किसी पर आ रहा है तो आप थोड़ा सा मुंह में मिश्री रख लें, थोड़ी सी कोई साथ में कोई चिकलेट्स रख लें, कोई टॉफ़ी रख लें, कोई और स्नैक रख लें। तो ज़्यादा स्नैक्स खाना नुकसानदायक है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाना नुकसानदायक है, बट इन पिक्यूलियर सिचुएशंस यू कैन यूज़ इट। और दूसरा, हमारे यहाँ आयुर्वेद में बड़े तरह के, दैट इज़ कॉल्ड नाइस विफ्स, सूंघने के लिए अच्छी अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्ट्रेस। आप किसी भी एक कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, उसके ऊपर कोई भी तेल, चाहे यूकलिप्टस का तेल हो, पेपरमेंट का तेल हो, एनीसीड का ऑयल हो, कोई भी क्लोव ऑयल हो, आप डाल के उसकी थोड़ी सी स्मेल लेंगे तो यू विल फील कि यू आर हैविंग लेस ऑफ स्ट्रेस, एंड दैट इज़ सो वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर आपको कभी गुस्सा आए तो आप कुछ नहीं, मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लें, आप राम राम कर लें, आप कोई महामृत्युंजय मंत्र पढ़ लें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्, आप कल्याण मंत्र पढ़ लें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग, काउंट फ्रॉम 1 to 10, एंड दिस इज़ ए वेरी गुड टेक्निक टू अवॉइड, यू नो। गुरजीएफ एक बहुत बड़े सूफी संत हुए, जब उनके पिता मरने को थे तो उन्होंने कहा कि जाते जाते कोई जीवन का एक नियम बता दो। उन्होंने कहा जीवन का एक ही नियम है, जब तेरे को गुस्सा आए जस्ट डिले इट बाय हाफ एन आवर, आधा घंटा तो बस उसको डिले कर दे। और गुरजीएफ कहते हैं कि मैंने जब से ये टेक्निक अपनाई मेरे को जीवन में कभी गुस्सा नहीं आया। सो इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी, हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि आपने कोई अच्छा काम करना है तो तुरंत कर दें, अगर आपको कोई बुरा काम करना है तो उसको जितना डिले कर सकते हैं करें, बिकॉज वाइजर विजडम विल प्रिवेल अपॉन यू। आप देखें करण की दानवीरता, करण को एक दिन कोई बहुत कीमती चीज़ देनी थी, उसने बाएं हाथ से दे दी दान में। किसी ने कहा कि बाएं हाथ से तो दान ही नहीं देते, दाएं से। तो करण ने जो जवाब दिया वो हम सब के जीवन को बदल सकता है। करण ने कहा कि अच्छा काम करने के लिए किसी भी हाथ से कर लो, वो बेटर है, क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं दाएं से बाएं की तरफ इसको लाने का प्रयास करता तो शायद मेरा मन बदल जाता।
So that is so very important that we count 1 to 10 whenever we are in a situation of stress. And few last things that you must practice mindfulness. Mindfulness is focusing on something, making a picture of it in your mind, and they are very good relaxation techniques. Mindfulness, you can get a training for this. Play a few bars, music आप मैंने जैसे कहा हारमोनियम बजाएं, पियानो बजाएं, गिटार बजाएं, सितार बजाएं, कुछ भी बजाएं. Music, believe me, is relaxing, and Indian classical music is known for its medical properties, is known for so many other properties. आप देखें जब म्यूज़िक से बारिश होने लगती है, म्यूज़िक से पशु पक्षी आपकी तरफ आने लगते हैं, जब उन पर असर होता है तो हम पर तो निश्चित तौर पर होता ही होगा. ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए. एंड जब कभी स्ट्रेस में हो, सबसे अच्छा काम है किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी परिवारजन को फ़ोन कर लें. इट इज़ रियली सूदिंग एंड रिलैक्सिंग to go in the lap of somebody, and if you really somebody cares for you, true friends are rare, but if there are true friends, they will definitely relieve you from stress. And then rest and space out. As I said, we must have a plan for day. आप कोई ऐसी जगह जो आपको अच्छी लगती हो वहाँ पर जा सकते हैं. In my life I have felt few things which are very soothing. Going and sitting in a temple, going to Badrinath, going to Golden Temple, it is really relaxing. These places of worship, I tell you, they are really relaxing. हालांकि परमात्मा वहाँ मिले ना मिले, पर अपने अंदर का सुकून अवश्य मिलता है. And then say cheese, smile. A photographer, whenever he is to photograph, he will always say cheese, because you throw out so many things, and smiling and being happy is very important to get yourself relieved from stress. जीना नहीं, जीने का अंदाज ज़रूरी है. जीना नहीं, जीने का अंदाज ज़रूरी है. हज़ारों गम है सीने में तो क्या हुआ, लबों पे मुस्कान ज़रूरी है, लबों पे मुस्कान ज़रूरी है. और ऐसे ही you see, there are so many. Last I'll say that you schedule your worry time. You must throw away stress, because चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शहन का शहनशाह. Then you have to shake it up. Dancing is very good. Straighten up, as I said, जब भी कभी ऐसे स्ट्रेस में हो सीधे होकर बैठ जाएं. हमारे यहाँ जैसे आसन लगाकर बैठने की प्रक्रिया is very good, because it takes oxygen in plenty in your body, and if you have fresh oxygen, more of oxygen, it is really de-stressing. Then do some social activity, because as I said कि हम कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो वो बहुत स्ट्रेस फ्री बनाता है. जैसा मैंने कहा, फूलों सा हो जाना सीख, फूलों सा हो जाना सीख, कांटों सा मुस्काना सीख, 4 दिन की उम्र है तेरी, हंसना और हंसाना सीख, मुट्ठी बंद करने से पहले खुद का हाथ बढ़ाना सीख, भीड़ चाल तो भेड़ चाल है, खुद की राह बनाना सीख, खुद की राह बनानी है तो समाज का हो जाना सीख, परिवार का हो जाना सीख, राष्ट्र का हो जाना सीख. एंड बिलीव मी, इफ यू विल डू दैट, you will not have stress in your lifetime. Thank you, Dr. Bansal. Thank you, team Himachal Pradesh Technical University, for bringing me on your Facebook page and making me talk about a very relevant topic of today's time, that is stress management during COVID's time. Thank you very much.